का स्वागत है हेलो ग्लोबल चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 के CBSE बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर, वो भी सॉल्यूशन के साथ। ओके, और ये पेपर में पूछे जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन्हें लर्न कर लें, नोटबुक में नोट कर लें, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहा जाता है? जो शीत युद्ध है उसका चरम बिंदु किसे कहा जाता है? क्यूबा मिसाइल संकट को कहा जाता है, जो 1962 में था, है ना। क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान USA का मतलब है अमेरिका और सोवियत संघ मतलब USSR का नेतृत्व कौन कर रहा था? दोनों के नेतृत्व कौन कर रहा था? तो क्यूबा के फेडरल कास्ट्रो, अमेरिका के जॉन F कैनेडी, सोवियत संघ के निकिता खुर्चेव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ की विचारधाराओं में कोई एक अंतर बताइए। अमेरिका उदारवादी, लोकतंत्र और पूंजीवादी का प्रतिनिधित्व करता था। जो अमेरिका था उदारवादी, लोकतंत्र और पूंजीवादी को मानता था, और जो सोवियत संघ था तथा सोवियत संघ समाजवादी, साम्यवादी की विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करता था, है ना, या समर्थक करता था। फिर शीत युद्ध के क्या कारण थे, है ना। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीत युद्ध का क्या कारण था बताओ। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच महाशक्ति बनने की होड़ थी कि कौन भाई सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। नेक्स्ट, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है? वह रक्त संचय युद्ध का रूप क्यों नहीं ले रहा, है ना। ये क्वेश्चन पेपर में आता है। शीत युद्ध दोनों महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं का युद्ध था, जिसमें ऐसी स्थिति थी जब दोनों महाशक्तियों के पास इतने हथियार थे कि वह एक दूसरे को अपूरणीय क्षति मतलब नुकसान पहुंचा सकते थे। ये तब का समय था जब ना दोनों महाशक्तियों के पास इतने हथियार थे, इनके पास भी थे, सोवियत संघ के पास भी थे, अमेरिका के पास भी थे, और ये ना एक दूसरे को क्षति पहुंचा सकते थे। परंतु इस विनाश को रोकने के लिए युद्ध नहीं किया, क्योंकि वह जानते थे कि यह युद्ध एक परमाणु युद्ध होगा और इसमें दोनों पक्षों को अत्यधिक हानि होगी। इसलिए ये युद्ध एक रक्षाकर्षण युद्ध का रूप नहीं ले सका। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध और विश्व युद्ध कब हुए? प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुए? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। ये 2 नंबर में पूछा जाता है। और दोनों राष्ट्र और मित्र राष्ट्र शामिल देशों के नाम बताओ। जो दोनों राष्ट्र थे और जो मित्र राष्ट्र थे, उन दो देशों के नाम बताने हैं। तो दोनों राष्ट्र में जापान, जर्मनी और इटली, और जो मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ। और ये टिक में भी आते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया कि दोनों राष्ट्र का बताओ, तो दोनों राष्ट्र में जैसे कि वो ऑप्शन दे देगा, जैसे जापान, जर्मनी, इटली भी दे देगा, जापान, ब्रिटेन, इटली ऐसे भी दे सकता है। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, ये 3 चीज़ आएगी, जापान, जर्मनी और इटली, ऐसे करके। ऐसे ये भी मित्र राष्ट्र में भी पूछेगा, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ। नेक्स्ट, दो ध्रुवीय विश्व का अर्थ बताएं। अब जो 2 ध्रुवीय युद्ध है उसका अर्थ बताना है। दोनों महाशक्तियों ने
विश्व के अलग अलग हिस्सों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। यहीं से दो ध्रुवीयता की शुरुआत हुई और विश्व दो गुटों में बट गया। बंटवारा यूरोप से शुरू हुआ, जो बंटवारा था यूरोप से शुरू हुआ। बर्लिन की दीवार बनाई गई, जो बंटवारा था यूरोप से शुरू हुआ था और जो बर्लिन की दीवार थी बनाई गई, जिसे शीत युद्ध का प्रतीक माना जाता है। और मैं इसके नीचे लिख देती हूँ कि दो खेमे बनाए गए थे, जिसमें पूर्वी खेमा और पश्चिमी खेमा था, है ना। तो दो खेमे में, और जो पूर्वी खेमा था वो सोवियत संघ का था, USSR का, और जो पश्चिमी खेमा था वो अमेरिका का था, USA का। नेक्स्ट, पश्चिमी गुट के द्वारा बनाए गए सैन्य गठबंधनों का उल्लेख कीजिए। जो पश्चिमी गुट था अमेरिका का, उन्होंने क्या क्या गठबंधन बनाया था अपने उसको बचाव के लिए। तो उन्होंने नाटो बनाया था, और इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, नाटो, सीटो, सेंटो, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो नाटो का उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, और सीटो का दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, और सीटो का केंद्रीय संधि संगठन। अब आ गया नाटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसकी स्थापना पूछी जाती है, इसके कितने सदस्य थे ये पूछा जाता है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, है ना। और जो ऐसी जो है वर्सा पैक्ट में, उसमें भी कितने देश शामिल थे, इसकी स्थापना कब हुई थी, हैं उनके नाम, देशों के नाम पूछेगा। तो अब नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना कब हुई, इसके सदस्यों के नाम बताएं। नाटो की स्थापना अप्रैल 1949 में हुई। इसमें 12 देश शामिल थे, जिसके नाम स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, पश्चिमी जर्मनी, नॉर्वे, डेनमार्क, इटली, तुर्की और ग्रीस थे। अब है नेक्स्ट, पूर्वी गुट द्वारा बनाए गए सैन्य संगठन का नाम बताएं तथा इसमें शामिल किन्हीं 4 देशों के नाम बताएं। पूर्व गुट द्वारा 1955 में वर्सा पैक्ट बनाया गया। इसमें सोवियत संघ, रोमानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड शामिल थे, ये देश शामिल थे। अब नेक्स्ट, अवरोध, ये क्वेश्चन आता है 3 नंबर में, 2 नंबर में, है ना। अवरोध से क्या अभिप्राय है या क्या समझते हैं। जब दोनों पक्ष बहुत ताकतवर हो और एक दूसरे को बहुत हानि पहुंचा सकते हो। जब दोनों पक्ष है बहुत ताकतवर हो, और जैसे अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही बहुत ताकतवर थे, और ये एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सकते हो, है ना। ऐसे में कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा मोल लेना नहीं चाहेगा। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही ताकतवर थे, इसलिए इसी के कारण दोनों के बीच युद्ध नहीं हुआ। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ताकतवर थे, इसी के कारण दोनों के बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ, और विश्व था जो तीसरे विश्व युद्ध से बचा रहा। ठीक है। नेक्स्ट, बर्लिन की दीवार के गिरने को दो ध्रुवीय विश्व के पतन को तक क्यों माना जाता है, ये भी क्वेश्चन आते हैं। बर्लिन की दीवार ने 28 वर्ष तक सोवियत संघ से संबंधित पूर्व बर्लिन और अमेरिका से संबंधित पश्चिमी बर्लिन और बटे रखा, लेकिन 1989 में लोगों ने दीवार को तोड़कर एकीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया, जिसका परिणाम कम्युनिस्ट गुट की समाप्ति का प्रारंभ था और
आखिर में सोवियत संघ का विघटन मतलब टूट जाना तथा द्वैधा विश्व का पतन हुआ। नेक्स्ट, एक ध्रुवीयता से क्या अभिप्राय है? अभी दो ध्रुवीयता पढ़ा था, अब एक ध्रुवीयता से। एक ध्रुवीयता की समाप्ति एक ध्रुवीयता की स्थापना 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद हुई। जब सोवियत संघ टूट गया तो एक ध्रुवीयता रह गया, मतलब जैसे दो महाशक्तियाँ थी तो एक ध्रुवीय मतलब अमेरिका रह गई। जब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति रह गया। नेक्स्ट, शीत युद्ध के दायरे से क्या अभिप्राय है? उदाहरण सहित समझाएं। अब शीत युद्ध के क्या क्या दायरे हैं, उदाहरण सहित सब बताने हैं। शीत युद्ध के दायरे से अभिप्राय ऐसे क्षेत्रों से होते हैं जहां विरोधी खेमों में बटे देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध भी हुए या इनके होने की संभावना बनी, लेकिन बात एक सीमा से आगे नहीं बढ़ी, जैसे कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान। क्या है? खराब कर दिया ना? मैं नहीं बोल रही, अब तू बनाएगा। 2 मिनट तो है, अब तू इसकी हो जाएगा, वो कट जाएगा वो। ले, अभी भी रिकॉर्डिंग हो रही है। अरे बना थोड़ी देर बाद बोल दियो। देख बंद कर, दुआ चालू कर लेंगे इसे, जाते पड़ा तूने। हाँ, यहाँ से कट जाएगा जितना ही है, सारी गाली आई है तो कट जाएगा ना वो गाली। अरे एडिटिंग हो जाएगा। 9 अगस्त 1945 में नागासाकी। नेक्स्ट, शीत युद्ध की किन्हीं दो प्रमुख सैन्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो उनकी सेना थी, उनकी क्या विशेषताएं थी? शीत युद्ध प्रमुख सैन्य विशेषताएं ये थी कि दोनों महाशक्तियों के गुटों में शामिल देशों के लिए ये जरूरी था कि वह तर्कसंगत और जिम्मेदारी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि आपसी युद्ध में खतरा है। पहला पॉइंट, उनको ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें दोनों महाशक्तियों में युद्ध की संभावना हो। और सेकंड, पारंपरिक अवरोध की स्थिति में युद्ध विनाशकारी होगा, अतः आवश्यक यह था कि समय से काम लेना और तीसरे विश्व युद्ध के खतरे से बचना। अब सेकंड क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्षता आंदोलन में शामिल संस्थापक देश और उनके नेताओं के नाम बताइए। इस जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन था इसमें कौन कौन नेता शामिल था, उनके नाम बताने हैं और वे किस देश के थे ये बताना है। जवाहरलाल नेहरू जो भारत के थे, जॉन पेस, जो टीटो युगोस्लाविया के हैं ये, और गमन अब्दुल नास्तिक ये मिस्र के थे, और जो सुकोर्णे इंडोनेशिया के थे, और बामे एनक्रोमा ये घाना के थे। और गुटनिरपेक्षता आंदोलन के पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। इसमें 25 सदस्य देश शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत गुटनिरपेक्ष नीति की आलोचना क्यों हुई? जो भारत की गुटनिरपेक्षता नीति, इसकी आलोचना क्यों की गई उसके बारे में। 9 अगस्त 1945 में नागासाकी। नेक्स्ट, शीत युद्ध की किन्हीं दो प्रमुख सैन्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो उनकी सेना थी, उनकी क्या विशेषताएं थी? शीत युद्ध
प्रमुख सैन्य विशेषताएं ये थी कि दोनों महाशक्तियों के गुटों में शामिल देशों के लिए ये जरूरी था कि वह तर्कसंगत और जिम्मेदारी व्यवस्था करेंगे क्योंकि आपसी युद्ध में खतरा है। पहला पॉइंट, उनको ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें दोनों महाशक्तियों में युद्ध की संभावना हो। और सेकंड, पारंपरिक अवरोध की स्थिति में युद्ध विनाशकारी होगा, अतः आवश्यक यह था कि समय से काम लेना और तीसरे विश्व युद्ध के खतरे से बचना। अब सेकंड क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्षता आंदोलन में शामिल संस्थापक देश और उनके नेताओं के नाम बताइए। इस जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन था इसमें कौन कौन नेता शामिल था, उनके नाम बताने हैं और वे किस देश के थे ये बताना है। जवाहरलाल नेहरू जो भारत के थे, जॉन पैक्स, जो टीटो युगोस्लाविया के हैं ये, और गमन अब्दुल नास्तिक ये मिस्र के थे, और जो सुकोर्णे इंडोनेशिया के थे, और बामे एनक्रोमा ये घाना के थे। और गुटनिरपेक्षता आंदोलन के पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। इसमें 25 सदस्य देश शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत गुटनिरपेक्ष नीति की आलोचना क्यों हुई? जो भारत की गुटनिरपेक्षता नीति इसकी आलोचना क्यों की गई उसके बारे में। भारत गुटनिरपेक्षता नीति की आलोचना के निम्नलिखित आलोचकों का मानना था कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति सिद्धांत विहीन है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचता रहा है, ये आलोचकों का मानना था। और ये भी कहते थे कि भारत का व्यवहार स्थिर नहीं है, मतलब भारत का जो व्यवहार है उनका व्यवहार बदलता रहता है। और आलोचकों का मानना था कि भारत ने 1971 में सोवियत संघ के साथ मित्रता की संधि की थी, जो कि गुटनिरपेक्षता नीति के खिलाफ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार में संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है। हमें 4 दिए हैं, कौन सा सही नहीं है, ऐसे पेपर में भी आता है। तो ये पूंजीवादी और साम्यवादी विश्व के बीच विभाजन का प्रतीक थी। हाँ थी, साम्यवादी और जो पूंजीवादी थे इन दोनों के बीच में विभाजन का प्रतीक बनी थी ये दीवार। इसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद किया गया था। हाँ, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध था उसके बाद इसका निर्माण हो गया था। लोगों द्वारा इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया गया था। ये जर्मनी के दोनों भागों के एकीकरण का प्रतीक थी। नहीं, ये गलत है। तो हमारा इसमें ये वाला ऑप्शन ठीक होएगा कि जो ये दिया गया है यह जर्मनी के दोनों भागों के लिए एकीकरण का प्रतीक थी। नहीं, एकीकरण का प्रतीक नहीं थी। आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।